कल्पना कीजिए कि हम ऐतिहासिक काल में जी रहे हैं। अब सोचिए, बिना घड़ी के हमने समय का पता कैसे लगाया। सभी घड़ियां कुछ दोहराने वाले पैटर्न पर आधारित होती हैं जो समय को समान भागों में विभाजित करती हैं। इन दोहराने वाले पैटर्न को खोजने के लिए हम आकाश की ओर देखते हैं। एक जाहिर उदाहरण है हर दिन उगता और ढलता हुआ सूरज। हालांकि लंबे समय की निगरानी के लिए हमें लंबे समय के घटना चक्र की जरूरत थी। इसलिए हमने चंद्रमा पर ध्यान दिया, जो कई दिनों के दौरान धीरे धीरे बड़ा और छोटा होता है। जब हम दो पूर्ण चंद्रमाओं के बीच के दिनों की गणना करते हैं तो हम संख्या 29 पर पहुंचते हैं। ये एक महीने की उत्पत्ति है। लेकिन अगर हम 29 को बराबर भागों में विभाजित करने की कोशिश करते हैं तो हम समस्या में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये नामुमकिन है। 29 को बराबर भागों में विभाजित करने का एकमात्र तरीका यह है कि इसे एक एक की इकाइयों में तोड़ दिया जाए, क्योंकि 29 एक अभाज्य संख्या है। समझो कि यह अटूट है। यदि किसी संख्या को एक से बड़े बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है तो हम ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। अब अगर हम जानना चाहें कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं और वे कितनी बड़ी हो सकती हैं, तो आइए सभी संख्याओं को दो हिस्सों में बांट देते हैं। हम अभाज्य संख्याओं को बाईं ओर रख देते हैं और भाज्य संख्याओं को दाईं ओर। वे यहां वहां बिखरे हुए दिखाई देते हैं। यहां कोई स्पष्ट पैटर्न नजर नहीं आता। तो चलिए बड़ी तस्वीर देखने के लिए एक आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। हम संख्याओं को उलम के स्पाइरल में लिखते हैं। पहले हम सभी संभावित संख्याओं को क्रम से एक बढ़ते हुए स्पाइरल में लिख देते हैं। फिर हम सभी अभाज्य संख्याओं को नीले रंग से दर्शा देते हैं। आखिर में हम हजारों लाखों संख्याएं देखने के लिए जूम आउट कर लेते हैं। ये अभाज्य संख्याओं का पैटर्न है जो बढ़ते ही रहता है। आश्चर्य से इस पैटर्न की पूरी संरचना आज भी नहीं हो पाई है, हालांकि कोशिश अब भी जारी है। लेकिन फिलहाल के लिए हम लगभग 300 ईसा पूर्व प्राचीन ग्रीस में चलते हैं। एलेक्जेंड्रिया का एक विद्वान यूक्लिड ये समझ गया था कि हर संख्या को इन दो अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। उसने ये सोचा कि किसी भी संख्या को तब तक विभाजित किया जा सकता है जब तक आप सबसे छोटी बराबर संख्याओं के समूह तक नहीं पहुंच जाते। और परिभाषा के अनुसार ये सबसे छोटी संख्या हमेशा अभाज्य संख्याएं होती हैं, अर्थात सभी संख्याएं किसी न किसी तरह छोटी अभाज्य संख्याओं से बनी हैं। इसे समझने के लिए सभी संख्याओं की कल्पना कीजिए और अभाज्य संख्याओं को छोड़ दीजिए। अब किसी भी भाज्य संख्या को चुनिए और उसे तोड़ दीजिए, तो आपके पास हमेशा अभाज्य संख्या ही बचेगी। इसलिए यूक्लिड जानता था कि हर संख्या को छोटी अभाज्य संख्याओं के समूह के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इन्हें हर संख्या का आधार समझो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस संख्या को चुनते हैं, वह हमेशा छोटी अभाज्य संख्याओं को जोड़कर बनाई जा सकती है। ये यूक्लिड की खोज का आधार है, जिसे अंकगणित के मूल सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के तौर पे कोई भी संख्या लें, जैसे कि 30, और फिर सभी अभाज्य संख्याएं ढूंढें जो उसे बराबर भागों में विभाजित करती हों। इसे हम गुणनखंडन करना कहते हैं। यह हमें सारे अभाज्य गुणनखंड दे देता है। यहां पर 30 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2, 3 और 5। यूक्लिड ने महसूस किया कि इन गुणनखंडों को कुछ विशेष बार गुणा करने पर हम अपनी मूल संख्या बना सकते हैं। यहां पर हर गुणनखंड को एक बार गुणा करने पर हम 30 बना सकते हैं। 30 का अभाज्य गुणनखंडन है 2 गुणा 3 गुणा 5। इसे एक बहुत ही विशेष चाबी के रूप में सोचें, क्योंकि इसके अलावा किसी भी अभाज्य संख्याओं के समूह को गुणा करके हम 30 नहीं बना सकते। इसलिए प्रत्येक संख्या का एक और सिर्फ एक अभाज्य गुणनखंडन होता है। एक अच्छी समानता के लिए प्रत्येक संख्या को एक अलग ताले के रूप में सोचें। प्रत्येक ताले की अद्वितीय चाबी उसका अभाज्य गुणनखंडन होगी। कोई भी दो तालों की समान चाबी नहीं होती। कोई भी दो संख्याओं का समान अभाज्य गुणनखंडन नहीं होता।